चलो हेडिंग डालो। आज का टॉपिक है माउंटेन्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रमुख पर्वत। माउंटेन्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख पर्वत। भारत के प्रमुख पर्वत। चलिए ऐसा ही खूबसूरत सा मैप बना लीजिए। अच्छा रुको, मैप बाद बनाओ। पहले तो देखो, भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत के माउंटेन्स, ये पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के इस मैप पे, इंडिया के इस ज्योग्राफी पे कौन कौन से माउंटेन्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात है कि ये मैप इसलिए बनाना है कि इस मैप पे आप ड्रॉ भी कर लेंगे, जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ रहे कि कौन सा माउंटेन रेंज इंडिया के किस किस पार्ट में फैला हुआ है, ठीक है। तब माउंटेन्स कौन कौन से पढ़ने, तो पहले माउंटेन्स के नाम नोट कर लीजिए। तो पहला लिखिए हिमालयन माउंटेन रेंज, हिमालयी पर्वत श्रृंखला। हिमालयन माउंटेन रेंज, हिमालयी पर्वत श्रृंखला। हिमालयन माउंटेन रेंज या फिर हिमालयी पर्वत श्रृंखला। दूसरा लिखिए अरावली पर्वत श्रृंखला, यानी अरावली माउंटेन रेंज। अरावली पर्वत श्रृंखला यानी अरावली माउंटेन रेंज। तीसरा लिखिए विंध्यन पर्वत श्रृंखला, विंध्यन, विंध्यन माउंटेन रेंज, विंध्यन माउंटेन रेंज। नेक्स्ट लिखिए सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, यानी सतपुड़ा माउंटेन रेंज। नेक्स्ट लिखिए वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट। नेक्स्ट लिखिए पूर्वी घाट, पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट। नेक्स्ट लिखिए नीलगिरी माउंटेन, यानी नीलगिरी पर्वत। ये तो हो गई भारत में स्थित मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं। इसके सिवा और भी माउंटेन रेंज है, लेकिन आपको थोड़ा सा डिटेल में इन्हें पढ़ना है, बाकी के बारे में जानना है, ठीक है। बाकी के बारे में मैं बता दूंगा। जैसे एक हेडिंग डाल के लिख लीजिए अदर माउंटेन्स। अदर माउंटेन्स में नोट कर लीजिए गिर, गिर पर्वत या गिर माउंटेन। बारदा माउंटेन, बारदा, BARDA, बारदा। नेक्स्ट लिख लीजिए मांडव माउंटेन, मांडव, MANDAV, मांडव। नेक्स्ट लिख लीजिए राजमहल, राजमहल माउंटेन, राजमहल की पहाड़ियां, ठीक। अब देखो सबसे पहले तो ये समझ लो, मैप बनाओ पहले अच्छा सा, ऐसे ही एकदम बेहतरीन सा ऐसा ही मैप बनाओ, ठीक है। वाह बहुत बढ़िया।
वाह, तुम्हारा तो और उम्दा है, जम्मू कश्मीर को एकदम समेट दिया है। हैं? ये थोड़ा सा है। बना लो जरा मैप, पहले देखें कितना बेहतरीन कौन मैप बना रहा है। खैर गुजरात थोड़ा सा मैंने भी छोटा कर दिया है। हाँ बनाओ बनाओ। क्यों भाई, बन गया मैप सबका? तो बना लो, देख रहे हैं अभी आके कैसा बना है। मैप बनाओ। क्या हुआ? वाह, इसमें तो जम्मू तिब्बत हिमाचल, इसमें कुछ अंतर ही नहीं पता चल रहा। नक्शा ही बदल गया। खाना अच्छा कौन कौन बनाता है खाना? तो खाना हमेशा एक जैसा बनता है? नहीं, मतलब टेस्टी बनाना आता है कि नहीं, जो जो बनाता है ना। तो खाने की एक सबसे खास बात है कि जो है खाना आप जितने मूड से बनाएंगे, जितने मन से बनाएंगे, उतना बेहतरीन बनेगा, है ना। मतलब उसमें मटेरियल क्या मिक्स किया जा रहा है, इससे बेहतरीन नहीं बनता है खाना। खाना आप जितने मन से बनाते हैं, जितने मूड से बनाते हैं, उतना टेस्टी बनता है, उतना अच्छा बनता है ना। है कि नहीं ऐसा, है ना। क्योंकि जो है खाना तो मुझे बनाना नहीं आता है, बट कभी कभी मैं बना लेता हूँ। और जो है रोटियां तो बिल्कुल नहीं आती हैं, और रोटी में बड़ा रेयर कभी कभी बनाता हूँ, ठीक है। और जब बनाता हूँ तो बहुत ही बेहतर, बहुत ही गोल रोटी बनती है। उसका रीज़न सिर्फ एक है, वो ये है क्योंकि मूड से बना रहा हूँ, मन से बना रहा हूँ, मतलब खुद जिस दिन मन किया उस दिन बनाया। तो इसी तरह से कला जो है ना, खाना बनाना जैसे एक कला है, सिंगिंग एक कला है। अब आप कितना भी बेसुरा गाते हो, फटेबाज जैसी आवाज़ हो, ठीक है, लेकिन किसी दिन आप बहुत मन से जब गाते हैं ना, तो बहुत ही बेहतरीन गाना गाते हैं। तो खाना बनाना, सिंगिंग, ड्राइंग बनाना, मतलब ये सब एक तरह से क्या है, आर्ट है, कला है। और कला उतनी बेहतरीन होगी जितना बेहतरीन कलाकार होगा, ठीक है। जितने भावनाओं के साथ कला जो है आप बनाएंगे, उतनी बेहतरीन होगी। गुड मॉर्निंग। ठीक, तो इसलिए मैप जो है ना, एक बार आंखों को बंद करिए, याद करिए भारत का नक्शा, उसके बाद अपने आप ड्रॉ करते जाइए, बन जाएगा बहुत अच्छा, ठीक है। कुछ हाँ नहीं, मतलब एक बार आंखें बंद करके भारत का नक्शा याद करिए कैसा है ना, तब फिर आपसे बनेगा बहुत अच्छा। चलिए देखिए, अब जैसे ये इंडिया है, सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि उसकी स्थिति क्या है और उसका विस्तार क्या है ना। सबसे पहले आपने नोट किया है हिमालयन माउंटेन रेंज। कौन सी माउंटेन रेंज? हिमालयन। तो देखो अब इस भारत के नक्शे में यहां पर क्या है भाई, ये ऊपर वाला दो पार्ट में बटा हुआ, ऊपर वाला लद्दाख और नीचे वाला जम्मू कश्मीर। मतलब यहाँ पे क्या है, लद्दाख, यहाँ पे है जम्मू कश्मीर। यहाँ पे कौन सा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद यहाँ कौन सा आ जाता है? अब उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड। मतलब अगर हम एकदम सीधे सीक्वेंस में देखते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे नेपाल आ जाएगा, नेपाल के बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा भूटान, और थोड़ा सा बंगाल का भी इलाका लगेगा, दार्जिलिंग वाला। फिर यहाँ से असम के ऊपर से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए यहाँ पर फिर तिब्बत। मतलब कि इस जगह से शुरू है और फिर तिब्बत तक जिस माउंटेन रेंज का विस्तार है, इसे हम क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। बना लीजिए ऐसे ही, हिमालय। ठीक, अब आपको याद करने की जरूरत नहीं, काफी हद तक दिमाग में है कि भाई इस जगह से अगर हिमालय गुजरा है तो जाहिर सी बात है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल, भूटान, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश से होकर क्या निकला है? हिमालय। ठीक,
दूसरा देखो, ये कौन सा स्टेट है? गुजरात, ठीक है। गुजरात का एंडिंग पॉइंट किधर? राजस्थान की तरफ। यहां से जो माउंटेन रेंज शुरू होता है पूरे राजस्थान से होते हुए थोड़ा सा हरियाणा होते हुए पहुंचता है दिल्ली तक। इस माउंटेन रेंज को हम कहते हैं अरावली माउंटेन रेंज। क्या कहते हैं? अरावली माउंटेन रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अरावली माउंटेन रेंज, ठीक है। गुजरात से शुरू है दिल्ली तक, ठीक है। अभी सबके बारे में डिटेल में भी बताएंगे, ठीक। तीसरा, ये है गुजरात और यहां पर आ जाता है राजस्थान। राजस्थान के सबसे ईस्टर्न पार्ट से, सबसे ईस्ट की तरफ से शुरू है एक और माउंटेन रेंज। इस माउंटेन रेंज को राजस्थान के सबसे ईस्टर्न पार्ट यानी चित्तौड़गढ़ से शुरू एक माउंटेन रेंज और राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश, मुख्यतः सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से होते हुए बिहार के सासाराम तक विस्तार है जिस माउंटेन रेंज का, इसे हम कहते हैं विंध्यन माउंटेन रेंज। क्या कहते हैं? विंध्यन, यानी कि भारत के बिल्कुल बीचों बीच में, ठीक। हो गया। विंध्यन के नीचे इधर गुजरात में एक जगह है राजपीपला। क्या नाम है? राजपीपला। राजपीपला से स्टार्ट है यानी गुजरात से। सबसे ज्यादा एक्सपेंशन इसका मध्य प्रदेश में है और फिर मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ तक जाती है। इस माउंटेन रेंज को हम कहते हैं सतपुड़ा माउंटेन रेंज। सतपुड़ा माउंटेन रेंज गुजरात के राजपीपला से शुरू है, सबसे ज्यादा एक्सपेंशन मध्य प्रदेश में है और उसके बाद छत्तीसगढ़ में जाकर खत्म होती है। इसे हम कहते हैं सतपुड़ा माउंटेन रेंज, ठीक है। हो गया। अब देखो अगला, इधर ये है गुजरात। गुजरात का सबसे निचला हिस्सा, रिवर्स आप लोगों ने पढ़ी थी ना, रिवर्स में ताप्ती रिवर जो पढ़ा था, ताप्ती रिवर का मुहाना यानी कि समुद्र में कहां पर गिरती है? सूरत में। तो सूरत के बाद धीरे धीरे यहां से स्टार्टिंग होती है और भारत के पश्चिमी तट के बगल बगल जो माउंटेन रेंज जाती है, इस माउंटेन रेंज को हम कहते हैं वेस्टर्न घाट। क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट या फिर पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक। मतलब भारत के पश्चिमी तट के बगल बगल जा रही, इसे हम क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट, ठीक। अब देखो यहां से महानदी के मुहाने उड़ीसा से शुरू होती है। कलर दिख रहा है ये? महानदी के मुहाने उड़ीसा से शुरू होती है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु पहुंचती है। कहां पहुंचती है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर जाकर मिल जाती है पश्चिमी घाट से। इस ग्रीन वाली लाइन का नाम है, माउंटेन का नाम है पूर्वी घाट। क्या नाम है? पूर्वी घाट यानी कि ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ठीक। मतलब पूर्वी और पश्चिमी दोनों घाट एक दूसरे से कहां पर मिले? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, ठीक। अब केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर जब ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट दोनों एक दूसरे से मिल गए तो दोनों माउंटेन थे और दो माउंटेन्स के एक दूसरे से मर्ज होने से इस जगह पर एक पर्वतीय गांठ का निर्माण हो गया, एक जॉइंट बन गया, माउंटेन जॉइंट बन गया। मान लो ये माउंटेन है, जब यहाँ पर मिले तो ये नोकिया की तरह हाथ नहीं मिला लिया, ठीक है। तो फिर ऐसे ये माउंटेन जॉइंट बन गया, ये एक और माउंटेन बीच में बन गया। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों घाट के मिलने से जो माउंटेन बनता है उसे हम कहते हैं नीलगिरी माउंटेन। नीलगिरी माउंटेन, हो गया। हो गया ना, ठीक है। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि इस मैप पे किस माउंटेन की लोकेशन क्या है,
है ना, इस मैप पे माउंटेन कहाँ पे कौन कौन से हैं, ठीक है। अब जब आप ये जान जाएंगे तब इसके बारे में डिटेल में जानना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें आपने गिर, बारदा, मांडा वगैरह नोट किया था, है ना, तो गिर, बारदा, मांडा वगैरह, तो यहाँ पर गिर, बारदा और मांडव गुजरात में, तीनों माउंटेन कहाँ पे हैं, गुजरात में है। इनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं, बस इतना आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। तो गुजरात में यहाँ पर गिर, यहाँ पर मांडव, यहाँ पर बारदा, ठीक। कहीं भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुजरात में बस लिख लो गिर, बारदा और मांडव। गिर, बारदा और मांडव। चलिए, तो अब सबसे पहले शुरू करते हैं हिमालय माउंटेन से। हेडिंग वाली है हिमालयन माउंटेन रेंज, हिमालयी पर्वत श्रृंखला। हिमालयन माउंटेन रेंज, हिमालयी पर्वत श्रृंखला। अब देखो, सबसे पहली बात है, ये हिमालय आपको दिख रहा है इंडिया में, हिमालय इंडिया में अगर हम डायरेक्शन की बात करें, इधर वाला डायरेक्शन है वेस्ट और इधर वाला डायरेक्शन है ईस्ट, यानी कि इंडिया में हिमालय जो है ये किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और पूरे विश्व में वेस्ट से ईस्ट की तरफ, है ना, पश्चिम से पूर्व दिशा में ये वर्ल्ड की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो पहला पॉइंट लिखिए, हिमालय माउंटेन इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, हिमालय माउंटेन इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज of the world. Himalaya mountain range is the longest mountain range of the world from west to east. From west to east. हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व दिशा में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व दिशा में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय माउंटेन इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक। अब पहली चीज आपके दिमाग में आया कि अगर ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो अब लंबाई की बात आई, जिसकी लंबाई कितनी है, तो लिख लीजिए, इट्स टोटल लेंथ इज 2500 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। इट्स टोटल लेंथ इज 2500 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है, ठीक। दूसरी बात, पहली बात आपको क्या पता चली कि पश्चिम से पूर्व दिशा में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो भाई पश्चिम से पूर्व दिशा में इसकी लंबाई कितनी है टोटल, 2500 किलोमीटर। अब लंबाई की बात आई तो कोई भी चीज सिर्फ लंबी थोड़ी ना होती है, लंबी और चौड़ी दोनों होती है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों, यानी कि हम अगर एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया नोट कर लीजिए, एवं इसका कुल क्षेत्रफल, एंड एरिया इज 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर, एवं इसका कुल क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, एवं इसका कुल क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, एंड द एरिया इज 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। मतलब हिमालय पश्चिम से पूर्व दिशा में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसकी लंबाई यहां से यहां तक 2500 किलोमीटर है, और अगर हम इसके एरिया की बात करें यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों, तो फिर वो कितना है, 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। अब आपके मन में चौथी बात, तीन बातें समझ में आ गई ना, और ये तीनों फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब चौथी बात कि भाई 2500 किलोमीटर मैंने बता दिया, तो 2500 किलोमीटर कहां से कहां तक। अब हिमालय यहां तक जो आपको दिख रहा है ना, ये मेन हिमालय हुआ। हिमालय एक्चुअली सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि इसके और आगे भी, इधर भी और इधर भी इसका एक्सपेंशन है, लेकिन ये मेन हिमालय है, ठीक है। तो 2500 किलोमीटर आप जानना चाहेंगे ना कि 2500 किलोमीटर कहां से कहां तक है, तो ये वाला जो पॉइंट है यहां से लेकर यहां तक 2500 किलोमीटर है। अब इस पॉइंट का नाम क्या है, तो भाई देखो, इस हिमालय का ये सबसे वेस्टर्न पॉइंट हुआ है ना, तो हिमालय का सबसे वेस्टर्न पॉइंट जो है इसका नाम है नेक्ड माउंटेन। क्या नाम है, नेक्ड माउंटेन, यानी नंगा पर्वत, ठीक है। और हिमालय का, रुक जाओ, और हिमालय का सबसे ईस्टर्न पॉइंट यानी सबसे पूर्वी जो बिंदु है उसे हम कहते हैं नामचा बारवा माउंटेन, ठीक है। नंगा पर्वत कहां पे है, लद्दाख में है, ठीक है, जबकि नामचा बारवा कहां पर है, तिब्बत में। नोट करिए, मोस्ट वेस्टर्न पीक ऑफ द हिमालय इज, मोस्ट वेस्टर्न पीक ऑफ द हिमालय इज, पेन उठा दो भाई, मोस्ट वेस्टर्न पीक ऑफ द हिमालय इज नेक्ड माउंटेन, मोस्ट वेस्टर्न पीक ऑफ द हिमालय इज, वेस्टर्न पीक, PEAK,
मोस्ट वेस्टर्न पीक ऑफ द हिमालय इज नेक्ड माउंटेन. इट इज लोकेटेड इन लद्दाख. इट इज लोकेटेड इन लद्दाख, comma most eastern peak of the Himalaya is Namcha Barwa. Most eastern peak of the Himalaya is Namcha Barwa. It is located in Tibet. It is located in Tibet. Most western peak of the Himalaya is Necked Mountain. It is located in Ladakh, and the most eastern peak of the Himalaya is Namcha Barwa. It is located in Tibet. हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत है. हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत है. नंगा पर्वत है. यह लद्दाख में स्थित है. यह लद्दाख में स्थित है. एवं हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बारवा है. एवं हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बारवा है. यह तिब्बत में स्थित है. ठीक है, अब पश्चिमी और पूर्वी समझ में आ गया ना. मतलब 2500 किलोमीटर जिसकी लेंथ है नंगा पर्वत से कहां तक है? नामचा बारवा तक है. क्लियर? इतनी बात, कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए एक. हाँ, पीओके में तो आता ही है ना, लेकिन पीओके में आता है वो तो ठीक है. भारत तो मानता है वो भारत का हिस्सा है. पीओके तो इसलिए क्योंकि पाक ऑक्युपाइड है वो. ठीक है, नामचा बारवा तिब्बत में है. ठीक है, बता रहे, सोचने दो हमें भी. अभी तो याद थी, भूल गए. अरे नहीं, अभी हिमालय आधे पौन घंटे लगेंगे पढ़ने में. कोई नई चीज बताने वाले थे, भूल गए. हाँ, नई चीज नहीं, पुरानी चीज थी. तो देखो, अब हिमालय यहां से 2500 किलोमीटर नेक्ड माउंटेन से कहां तक है? नामचा बारवा तक है. ठीक, ये तो हो गया मेन हिमालय. लेकिन हिमालय एक्चुअल में सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि इसका विस्तार भी है. ठीक है, तो देखो हिमालय इस तरफ से यहां पे ऐसे मुड़ा हुआ है. ठीक, और यहां से इस तरफ मुड़ा हुआ है. ठीक, अब यहां पर जब मुड़ा हुआ तो यहां पर दो कंट्रीज आती हैं. एक है अफगानिस्तान. कौन सी है? अफगानिस्तान. और यहां पर है पाकिस्तान. कौन सी है? पाकिस्तान. अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात करें तो इस हिमालय को ही अफगानिस्तान में कहते हैं हिंदू कुश माउंटेन. क्या कहते हैं? हिंदू कुश माउंटेन. और पाकिस्तान में इसे कहते हैं सुलेमान माउंटेन. क्या कहते हैं? सुलेमान माउंटेन. अफगानिस्तान में इसे कहते हैं हिंदू कुश और पाकिस्तान में इसे कहते हैं सुलेमान. ठीक, नोट कर लो. हिमालय को अफगानिस्तान में हिंदू कुश और पाकिस्तान में सुलेमान कहते हैं. ठीक है, इधर हाँ अफगानिस्तान में हिंदू कुश और पाकिस्तान में सुलेमान. अब यहां पर देखो नामचा बारवा से नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है और यहां पर इंडिया का अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है. तो इसके बगल कौन सी कंट्री है? म्यांमार. और हिमालय को म्यांमार में बोलते हैं अराकॉन योमा. म्यांमार में इसे बोलते हैं अराकॉन योमा. अराकॉन योमा. दिखाई नहीं दे रहा क्या ये? कोई बात नहीं, सेवा समाप्त इसकी. हिमालय को म्यांमार में क्या बोलते हैं? अराकॉन योमा. ARACON. अरे मुंह खोल के देखने की क्या जरूरत है? अराकॉन योमा. ARACON. अराकॉन YOMA. योमा म्यांमार में कहते हैं. हाँ, तो हिमालय को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? अफगानिस्तान में और म्यांमार में अराकॉन योमा. ठीक, अब देखो आपको 5-6 फैक्ट्स तैयार हो गए ना. सबसे पहली चीज, चलो ये बताओ, हिमालय का विस्तार किस दिशा से किस दिशा तक है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में. विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है. इसकी लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर. इसका एरिया कितना है? इसकी सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? इसकी सबसे पश्चिमी चोटी नेक्ड माउंटेन. कहां पर है?
लद्दाख में है। इसकी सबसे पूर्वी चोटी नामचा बारवा कहां पर है? तिब्बत में है। इसकी सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बारवा कहां पर है? तिब्बत में। अफगानिस्तान में इस माउंटेन क्या कहते हैं? पाकिस्तान में क्या कहते हैं? और म्यांमार में क्या कहते हैं? अराकॉन योमा कहते हैं। ठीक है, अब हेडिंग डालिए, हिमालय आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हिमालय आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हिमालय आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हिमालय 3 भागों में विभाजित है। अब सबसे पहले हिमालय की कहानी सुनिए कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। नोट्स में ये सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? तो हिमालय का निर्माण जो है, इसकी सबसे अच्छी व्याख्या करती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर आज जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, पहले ये 7 कॉन्टिनेंट नहीं हुआ करते थे। इस पूरे पृथ्वी पर सिर्फ एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया। अब मान लो ये क्या हो गई? हमारी पृथ्वी। इस पृथ्वी पर जैसे आज 7 कॉन्टिनेंट है, 7 अलग अलग द्वीप है। इधर अमेरिका है, साउथ अमेरिका, इधर नॉर्थ अमेरिका, इधर यूरोप, यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पर एशिया है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। ठीक है, जैसे 7 कॉन्टिनेंट है ना। तो ये थ्योरी क्या कहती है? एक साइंटिस्ट है, हैरी हेस, उन्होंने इस थ्योरी दी थी। ये थ्योरी क्या कहती है कि भाई पहले पृथ्वी पर ये 7 कॉन्टिनेंट नहीं हुआ करते थे और पृथ्वी पर उस समय सिर्फ एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे हम कहते थे पेंजिया। क्या कहते थे? पेंजिया कहते थे। मतलब इस पृथ्वी पर जमीन सारी जितनी थी सब एक साथ इकट्ठी थी और बाकी पूरे में क्या था? पानी था। अब एक बात बताओ, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ? अब पहले आप एक बात बताओ, जमीन के नीचे जहां पे हम खड़े इसके नीचे क्या पाया जाता है? हाँ, गैस पाई जाती है ना। इस जमीन के नीचे गैसेज हैं। अगर कभी पढ़े होगे पृथ्वी के नीचे की संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, तो इसमें तुमने देखा होगा 3 लेयर पाई जाती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इस क्रस्ट, मेंटल और कोर में क्या पाई जाती है? गैसेस पाई जाती है, सीमा, निफा, सियाल। ठीक है, अब मतलब ये तो सिर्फ 6 तरह की जो गैसेज हैं ये मुख्य गैस हैं। हजारों गैस पाई जाती है, जितनी तरह की गैस है सब पृथ्वी के नीचे है। अब मान लो पृथ्वी के नीचे सारी गैस एक साथ इकट्ठा है ना। मान लो जैसे ये बोतल लिया हमने, इस बोतल में हमने 2-3 गैस डाल दिया। ठीक है, हाइड्रोजन डाल दिया, हीलियम डाल दिया, ऑक्सीजन डाल दिया। ठीक है, एक आधा और कोई गैस डाल दिया, मैग्नीशियम डाल दिया। ठीक है, मैग्नीशियम गैस नहीं, लिक्विड फॉर्म है उसका। ठीक है, डाल दिया सब। अब जब 3-4 गैस इस पानी की बोतल में है ना, तो इस पानी की बोतल में क्या होगा? रिएक्शन होगा ना, है ना। कभी बम बनाए हो? नहीं बनाए हो? अच्छा, देखो बम बनाने का सबसे बढ़िया तरीका, कांच की बोतल लो। ठीक है, उसमें पानी डालो, उसके बाद उसमें चूना मिला दो। ठीक है, 2-4 कील डाल दो। ठीक है, छोटी छोटी जो सड़क बनाने वाली गिट्टी होती है वो उसमें डाल दो। ठीक है, छर्रे लोहे के मिल जाए वो डाल दो। उसके बाद उसको ढक्कन को कॉर्क से ऊपर बंद करो, फिर हिलाओ और उसके बाद फेंक दो। ठीक है, ब्लास्ट होगा, विस्फोट होगा। अब विस्फोट से जो ब्लास्ट होगा, कांच से जो घायल होगा ही, लेकिन और ज्यादा घायल करने के लिए उसमें, अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही क्लास। ठीक है, तो उसमें जो है ये जो कील, गिट्टी, ये सब डाले हो ना, इनसे सबसे अच्छे से घायल हो जाएगा। मतलब वो असली बम से काम करेगा। बंदूक की गोली कितना कट्टा होता है ना, उसके कितना काम करेगा वो। ठीक है यार, ये तो रिकॉर्ड कर दे, पॉपुलर कर दे खामा का। ठीक है, तो उसमें क्या होता है आखिर? उसमें क्या चीज ऐसी होती है जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है ना। उसमें वही गैस बन जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है। हमने किया है, बहुत ब्लास्ट किया है। ठीक है, तो उस ब्लास्ट की वजह से भाई बोतल में ब्लास्ट हुआ, क्यों? गैस बन गई ना, है ना। ठीक इसी तरह जमीन नीचे जो कई ढेर सारी गैस है, तो एक जगह पे बंद है सारी गैस, तो जाहिर सी बात है इतनी ढेर सारी गैस एक दूसरे से रिएक्ट करेगी, और जब गैस में रिएक्ट होगा तो फिर क्या होगा? एक्सप्लोजन होगा, यानी कि विस्फोट हो जाएगा, है ना। और ये विस्फोट जमीन के नीचे हमेशा होते रहते हैं। जिस समय हम ये बात कर रहे हैं उस समय भी जमीन नीचे कोई ना कोई विस्फोट हो ही रहा है। अब यही विस्फोट अभी आपको पता चल रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा ना। क्यों? क्योंकि या तो काफी नीचे हो रहा है या फिर उतना हैवी नहीं है, ज्यादा हैवी वो विस्फोट नहीं है। लेकिन यही विस्फोट थोड़ा और ऊपर हो। ठीक है, ये विस्फोट पता कितना नीचे हो रहा है? लगभग 6000 किलोमीटर नीचे तो हो ही रहा है। ठीक है, नो डाउट। क्या पता जो है 2000 किलोमीटर नीचे हो रहा हो या फिर 1000 किलोमीटर नीचे भी हो रहा है, तो आपको नहीं पता चलता है। लेकिन 1000-1500 किलोमीटर नीचे होने वाला विस्फोट अगर हैवी विस्फोट है तो फिर आपको पता चलता है ये पूरा हिल जाता है पृथ्वी। और यही जब पृथ्वी हिल जाती है तो विस्फोट के बाद क्या होता है? जब ब्लास्ट होता है तो भाई डैमेज होता है, तो कई बार जमीन टूट जाती है बीच से या फिर पूरी जमीन हिल जाती है। इसी को तो हम कहते हैं अर्थक्वेक, है ना। तो अर्थक्वेक इसी वजह से आता है। अब जैसे मान लो ये पोडियम है, इसमें ये ड्रॉर है,
है ना, दिवाली वाला बम होता है, सुतली बम हरा रहा होता है ना, जलाया, इसमें हमने फेंक दिया। अब ये थोड़ा और कमजोर, मान लो प्लास्टिक का है, तो वो बम क्या करेगा, जो उसमें जब विस्फोट होगा तो इसका एक पार्टिकल टूट के उधर गिरेगा, एक वहां जाएगा, एक इधर जाके गिरेगा, अलग अलग फैल जाएगा ना, एक जगह से कई जगह फैल जाएगा। ठीक इसी तरह से इस पेंजिया में, है ना, इस जमीन के नीचे जब विस्फोट हुआ तो क्या है, गैसेज है, विस्फोट होने की वजह से ये जो जमीन थी इसमें क्रैक पड़ गया, है ना, ये 7 अलग अलग हिस्सों में टूट गई। अब टूट गई, ठीक है, तो आप सोचेंगे टूट गई वो तो ठीक है, लेकिन रहना तो साथ में चाहिए था, इतनी दूर कैसे हो गई अलग अलग। तो हुआ ऐसा कि जमीन के नीचे क्या है, गैस, और गैस के ऊपर भी कोई चीज तैरती है। जैसे आप घर पे एक बाउल में पानी जो है गर्म करते हैं ना, जब पानी पूरा खौल जाता है तो फिर उसमें स्टीम बनने लगती है, उसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए आप, तो आप देखेंगे प्लेट हिलने लगेगी, ठीक है, वो तो प्लेट का शेप ऐसा बना गिर नहीं रही, अगर एकदम प्लेन प्लेट कोई रख देंगे तो वो तैरते हुए नीचे गिर जाएगी, होता है कि नहीं, मतलब वो तैर ही तो रही है उस स्टीम के ऊपर, तो स्टीम क्या है, गैस है। इसी तरह से इसके नीचे जो गैस है, ये 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट, 7 अलग अलग क्रैक होने की वजह से 7 अलग अलग जो पार्ट बने, ये तैरते तैरते सब एक दूसरे से दूर जाने लगे। ठीक इसी तरह से मान लो घर पे एक टब लो, ठीक है, उस टब में, टब कैसा है, गोल है, यानी कि उसे मान लो क्या, पृथ्वी, उस पृथ्वी में पानी भरा है, ठीक है, उस पानी को मान लो गैस, 7 कटोरियां उठाओ 7 कॉन्टिनेंट की तरह, ऐसे अपनी उंगलियों में फंसा लो, 5 इसमें 2 इसमें अगल बगल, ठीक है, एक ही जगह पे रख दो, खाली कटोरियां एकदम एक ही जगह पे रख दो, हाथ हटा लो, तो आप क्या देखो, कटोरियां क्या उसी जगह पे रहेंगी, नहीं ना, या फिर एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, है ना, मतलब सब एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। ठीक इसी तरह से इस पे जब ये 7 कॉन्टिनेंट एक दूसरे मतलब गैसेस के ऊपर तैरने लगे, तो तैरते तैरते सब एक दूसरे से दूर जाने लगे, है ना, दूर चले गए। अब पृथ्वी कैसी है, गोल, है ना, तो मान लो इस जगह पर जब टूट के कोई चीज अलग हुई, इस जगह का पार्टिकल टूट के अलग हुआ, तो एक तो इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, जब इधर जाएगा तो फिर पृथ्वी गोल है, तो फिर किसी जगह पे कभी ना कभी आमने सामने भी तो आएगा, है ना। इसी तरह से एक यूरेशियन प्लेट थी, ये जो 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट बने, ये अलग अलग प्लेट्स पे बने। इसी प्लेट्स में एक प्लेट का नाम था यूरेशियन प्लेट और दूसरी प्लेट का नाम था अफ्रीकन प्लेट, ठीक है, मतलब अफ्रीका और यूरोप, ठीक है, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, भाई सब तो एक दूसरे से जुड़े थे, है ना। अफ्रीका, यूरोप और एशिया तीनों टूट के अलग हुए, और अलग होके भाई यहां से मान लो अलग होके यहां से पीछे की तरफ, इसके पीछे की तरफ यूरोप आने लगा। एक टाइम बाद क्या आया, ये अलग होके इधर आने लगा और इधर से आते हुए अफ्रीका सामने आने लगा। मतलब जैसे ये इंडिया है हमारा, ठीक है, तो ये रहा मान लो अफ्रीका, ठीक है, ये है हमारा इंडिया और ये है यूरोप मान लो, ठीक। अब अफ्रीका ऊपर की तरफ जा रहा, अफ्रीकी प्लेट तैरते तैरते ऊपर की तरफ जा रही और यूरेशियन प्लेट नीचे की तरफ, मतलब यूरोप नीचे की तरफ आ रहा है। इसी क्रम में अब भाई 7 अलग अलग बड़ी प्लेट, बड़े टुकड़े हुए तो उसे 7 अलग अलग प्लेट कही गई, है ना। लेकिन बड़े टुकड़े के साथ कई बार छोटे मोटे टुकड़े भी निकल आते हैं, तो अफ्रीका का एक पार्ट टूट के अलग हो गया केनिया और सोमालिया के नीचे का, ठीक है, ये वाला शेप, ये टूट के अलग हो गया, ठीक है। अफ्रीका के नीचे वाला हिस्सा ये टूट के अलग अपने आप में जाने लगा। इसी प्लेट को, अफ्रीका से निकली हुई इसी प्लेट को कहा गया इंडियन प्लेट, ठीक है। और इंडियन प्लेट का जो ये वाला पार्ट था ना, इसे हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड। और अफ्रीकन प्लेट का जो इधर वाला तिब्बत वाला हिस्सा था, इस हिस्से को हम कहते हैं अंकारा लैंड। क्या कहते हैं, अंकारा लैंड। इसे कहते हैं गोंडवाना लैंड, इसे कहते हैं अंकारा लैंड, ठीक। इस जगह पर हुआ करता था कभी समुद्र, और इस समुद्र का नाम था टेथिस सी। क्या नाम था, टेथिस सागर या टेथिस सी था, ठीक है। अब इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ आ रही है, यूरेशियन प्लेट नीचे की तरफ आ रही है। इधर से गोंडवाना लैंड चल रहा है, यानी ये वाला हिस्सा टूट के यहां से अफ्रीका से, इधर से अंकारा लैंड आ रहा है, ठीक है, यानी जो ट्रांस हिमालय है ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है, यानी तिब्बत वाला हिस्सा। तो जब दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये बढ़ते हुए कहां पहुंचा, टेथिस सागर, और ये भी बढ़ते हुए कहां पहुंचा, टेथिस सागर। दोनों पहुंच गए टेथिस सागर। अब जब टेथिस सागर, मान लो ये मार्कर हो गया टेथिस सी, ये क्या है, गोंडवाना लैंड, ये क्या है, अंकारा लैंड। दोनों जब एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ेंगे तो टकराएंगे ना, और टकराएंगे कहां पे, टेथिस सागर में, है ना। तो अब टेथिस सागर पे मान लो ये हाथ गोंडवाना, ये हाथ अंकारा लैंड, दोनों जब टकरा के एक दूसरे की तरफ फोर्स करेंगे, इस टेथिस सागर पे ही तो फोर्स जाएगा, क्योंकि टकराएंगे तो वही ना। अब मान लीजिए आप बैठे हैं, ठीक है, ये और ये दोनों एकदम फोर्स से आपकी तरफ आ जाए तो आप चटनी बन जाएंगे, है ना, मतलब जो है उबड़ खाबड़ शेप हो जाएगा। ठीक इसी तरह से ये मार्कर है टेथिस सागर, इधर से गोंडवाना, इधर से अंकारा। जब दोनों का फोर्स यहां पर पड़ा तो भाई पानी के नीचे क्या है, मिट्टी है, जमीन है, यही सब तो है, तो फोर्स की वजह से क्या होगा, ये हिस्सा उबड़ खाबड़ हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। जैसे इस मार्कर पे जब इधर से फोर्स पड़ेगा तो ये मार्कर कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा ही तो हो जाएगा,
है ना, ये मार्कर ऐसे ही हो जाएगा। इस शेप को कहते हैं फोल्डेड शेप। क्या कहते हैं? फोल्डेड शेप। और तैथिस सागर में गोंडवाना लैंड और अंकारा लैंड दोनों के टकराने से, दोनों के फोर्स से जमीन का जो हिस्सा ऊपर और नीचे उठ गया, यही फोल्डेड शेप में बन गया। इसी को हम कहते हैं माउंटेन। और कौन सा माउंटेन कहते हैं? हिमालयन माउंटेन। कौन सा माउंटेन? हिमालयन माउंटेन। मतलब समझ में आ गया कि हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन यानी हिमालयन माउंटेन के निर्माण कैसे हुआ, ये बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट? इसकी सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन कौन कर रहा है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कर रही है। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई ना, है ना? अब बन गया हिमालय। ठीक है, ये बन गया हिमालय। वास्तविक भारत यही है, क्योंकि ये बहुत पहले से, जहां पे आप बैठे हैं ना, ये जगह जो है बहुत नई है। ठीक है, ये जगह कभी थी ही नहीं, बाद में बनी। ठीक, अब जमीन के नीचे क्या है? गैसेज। और उन गैसेज में क्या होता है? विस्फोट, है ना, विस्फोट होता है। तो विस्फोट पता क्यों नहीं चलता हमें? पता उसी जगह पे चलेगा जिस जगह पे जमीन कमजोर होगी। अब मान लो अभी यही पोडियम लोहे का बना दिया जाए और इसमें बम ब्लास्ट कर दिया जाए, है ना भाई, दिवाली वाला पटाखा, तो क्या इस पोडियम में कोई फर्क पड़ेगा? प्लास्टिक का है या लकड़ी का है तो ये हिल जाएगा, है ना, यही तो होगा ना। तो ये वाला हिस्सा जो है ये ठोस हिस्सा है, कठोर हिस्सा है। तो आपने कभी सुना है कि भारत के साउथ इंडिया वगैरह में कभी जो है भूकंप आते हैं? नहीं आते हैं। मतलब जमीन नीचे ब्लास्ट यहाँ भी होते हैं, लेकिन यहाँ पता ही नहीं चलता क्योंकि ऊपर ये हिस्सा ठोस है। जबकि हिमालय नया बना है, अभी नया है। हिमालय पूरी तरह से ठोस नहीं है, नीचे इसके पहले हुआ करता था पानी। इसीलिए इस जगह पर जब विस्फोट होता है तो फिर यहाँ पर अर्थक्वेक ज्यादा आता है, हिमालयन रीजन में ज्यादा आता है। अब हिमालयन रीजन की बात करें तो देखो यहाँ पर बन गया हिमालय। ठीक है, मान लो ये बन गया हिमालय। अब यहाँ पर जहां पर हिमालय बना, यहाँ पर पहले क्या था? पानी, है ना। अचानक जब जमीन का हिस्सा ऊपर उठ जाएगा तो पानी भी साथ में ऊपर उठेगा। उठेगा कि नहीं उठेगा? अब पानी साथ में उठेगा तो भाई ऐसे शेप पे पानी क्या यहाँ पे ऐसे रुका रहेगा? बल्कि फिर ऊपर उठने के बाद वो ढलान की तरफ आएगा। तो जैसे वो पानी ऊंचाई पे गया उठ के, वैसे ही वो पानी जम गया बर्फ में, बर्फ बन गई। ठीक, उसके बाद वो बर्फ लगातार पिघलने लगी और यही समुद्र का पानी जो है, ठीक है, जब बर्फ बन गया तो पहली बात उसका खारापन भी दूर हो गया। दूसरी बात क्या हुई कि यहां से यही पानी नीचे की तरफ आने लगा, तो इसको ढलान मिल रही थी इस तरफ, ज्यादातर ढलान मिल रही थी इस तरफ। तो हिमालय से निकल गई करोड़ों नदियां, ठीक है, लाखों करोड़ों नदियां हिमालय से निकल गई और करोड़ों साल तक ये नदियां इधर बहती रही। जब नदी लगातार यहाँ लाखों साल तक बहती रही, करोड़ों साल तक नदी बहती रही, तो नदी जब बहती रही, नदी अपने साथ क्या लेके चलती? बालू, मिट्टी और रेत। करोड़ों साल में ये नदी ने इतनी बालू मिट्टी रेत इकट्ठा कर ली कि अपनी ही लाई बालू मिट्टी रेत से अपना पानी सारा सोख लिया। जब पानी सूख गया तो फिर यही पानी सूखने के बाद बालू मिट्टी रेत कठोर होकर बन गई जमीन, बन गया मैदान, जिसे हम कहते हैं उत्तर भारत का मैदान, जहां पे आज दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये सब बसा हुआ। ये सब जगह कहाँ है? इसे हिमालयन रीजन में। ठीक है, इसीलिए जो नॉर्थ इंडिया, इसे हम हिमालयन रीजन या नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो अब पता चल गया कि हिमालय की फॉर्मेशन कैसे हुई है। ठीक है, तो इधर गोंडवाना लैंड और इधर से कौन सा था? अंकारा लैंड, दोनों के टकराने से यहां पर बन गया हिमालय। ठीक है, अब जब ये प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस शुरू हुआ आज से लगभग 7 करोड़ साल पहले। कितने साल पहले? 7 करोड़ साल पहले ये प्रोसेस शुरू हुआ। और हिमालय के पूरे कंप्लीट होने का मतलब, घर मान लो आप बनवाना शुरू करते हो, ठीक है, तो घर मान लो आपने बनवाना शुरू किया सन 2024 में और बन के कंप्लीट हुआ 2027 में, है ना, यही तो होता है ना। तो हिमालय आज से 7 करोड़ साल पहले बनना शुरू हुआ। जो पहला मतलब जो इसका शिलान्यास हुआ एक तरह से, कि सबसे पहली बार बनने की शुरुआत कब हुई? 7 से 7 लगभग 7.1 करोड़ साल पहले। ठीक है, और 1.1 करोड़ साल पहले ये बनके पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब जब बनना शुरू होता है तो भाई जब आप घर बनवाते हो तो ऐसा थोड़ी ना पूरा एक साथ घर बन गया। भाई सबसे पहले आप क्या नींव खुदवाते हो, है ना, उसके बाद फिर धीरे धीरे आप बाउंड्री करवाते हो, फिर उसके बाद आप कमरे बनवाते हो, फिर विंडो लगवाते हो, दरवाजे लगवाते हो, ये सब काम करते हो ना, ऐसे ही तो होता है। ठीक है, तो इसी तरह जब हिमालय बनना शुरू हुआ तो हिमालय बना। आज हिमालय कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। और 3 पार्ट में जो सबसे पहला पार्ट था उसे हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, हिमालय आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हिमालय 3 भागों में विभाजित है। हिमालय 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, पहला लिखिए ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय या वृहद हिमालय। ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय या फिर वृहद हिमालय।
दूसरा लिखिए इसके नीचे, मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय या लघु हिमालय या फिर लेसर हिमालय, चारों में से कुछ भी लिख लीजिए। मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, लघु हिमालय या फिर लेसर हिमालय। और तीसरा लिख लीजिए शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक। ठीक है, तो हिमालय 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, अब इन तीनों पार्ट में सबसे पहला जो बनना शुरू हुआ, जब हिमालय बनना शुरू हुआ तो सबसे पहले बना ग्रेटर हिमालय, और सबसे लास्ट में यानी कि 7 करोड़ साल पहले कौन शुरू हुआ? ग्रेटर हिमालय, और सबसे लास्ट में कौन सा बना? शिवालिक बना। ठीक है, आज से 1 करोड़ साल पहले। ठीक है, अभी हिमालय 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, तो इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है हिमालय की ऊंचाई। हिमालय का कौन सा पार्ट है ना, कब बना और किसकी कितनी औसत ऊंचाई है, इस आधार पर हिमालय कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट में। ठीक है, तो एवरेज हाइट चलिए नोट कर लीजिए। ग्रेटर हिमालय की एवरेज हाइट नोट करिए 7000 मीटर, 7000 मीटर। मिडिल हिमालय की एवरेज हाइट लिखिए 4500 मीटर, 4500 मीटर। शिवालिक की एवरेज हाइट नोट कर लीजिए 2000 मीटर, 2000 मीटर। नोट्स में थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो टेंशन ना लेना, ये एवरेज जो है हर क्लास में अलग अलग निकाल देता हूं मैं। ठीक है, मतलब देखो ये हुआ कि जैसे आप लोग हिल पे जाते हो, हिमालय पे मसूरी गए हो? कौन कौन गया है मसूरी? मसूरी, नैनीताल वगैरह, तो कितनी हाइट पे जाते हो लगभग? हाँ, लगभग 2000 मीटर की हाइट पे आसपास जाते हो। मतलब कि 600 से शुरू होकर 2000 मीटर की जो हाइट आती है, ठीक है, 2000 2500 मीटर तक की हाइट तक। मतलब या तो आप जैसे हिमाचल जाओ तो मनाली जाओ, तो मनाली वगैरह तक जाते हो आप, तो फिर आप जाते हो 2000 मीटर की ऊंचाई पे। ठीक है, 2000, 2200, 2400 या 1800, 1500 ऐसे, है ना, इस तरह जाते हो। तो इसका मतलब वो सारी जगह जैसे फेमस जो टूरिस्ट प्लेस है जितने, जहाँ पे आमतौर पर लोग जाते रहते हैं, जैसे शिमला हुआ, कुल्लू हुआ, मनाली हुआ, कसौल हुआ, नैनीताल हुआ, मसूरी हुआ, धर्मशाला, दार्जिलिंग, ये सारी जगह है। ये सारी जगह क्या कहाँ पे है? ये शिवालिक में आती है। मतलब इसकी एवरेज हाइट 2000 मीटर, मतलब 2000 मीटर के आसपास आप आते जाते रहते हो। ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ पर है? शिवालिक में। ठीक है, अब जैसे आप मनाली गए हो, ठीक है, तो मनाली में आप कहाँ पे हो? शिवालिक में हो। उसकी हाइट लगभग 2200 मीटर है। लेकिन मनाली से अगर कोई, मनाली कौन कौन गया है ना? जैसे आप मनाली गए हो तो मनाली के रोहतांग भी गए होगे, है ना? आपने देखो जब मनाली से रोहतांग गए होगे तो मनाली से ज्यादा दूर नहीं, मनाली से सिर्फ 26 किलोमीटर दूर है रोहतांग। ठीक है, लेकिन जाने में आपको काफी टाइम लगा होगा, लगभग 4 घंटे कम से कम लग गए होंगे। लगे थे कि नहीं? हाँ, भूल गए? हाँ, देखो अब कम लगे थे तो तुम्हारी किस्मत थी, वैसे तो तब भी 3 घंटे से कम नहीं लगा होगा, 2.5-3 घंटे कम से कम लगे होंगे अगर कम भी लगे तो। ठीक है, पहली बात, हाँ पहली बात तो घूमते हुए जाना है। और घूमते हुए क्यों जाना है? क्योंकि अभी आप मनाली में कितने पे थे? लगभग 2200 मीटर की हाइट पे थे, अचानक आप 4000 मीटर की हाइट पे जा रहे हो, है ना? मतलब कि 2200 मीटर की हाइट के लिए चंडीगढ़ से आपने मनाली के बीच में 350 किलोमीटर का सफर किया था। ठीक है, मतलब 2200, और सीधे डबल अगले 2200 की चढ़ाई के लिए आप सिर्फ 26 किलोमीटर का सफर कर रहे हो, है ना? और वो 2600 किलोमीटर सीधा है बस। ठीक है, तो इस वजह से उस पर बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो वो लगभग 4500 मतलब 4000 मीटर की हाइट पे आ जाता है। तो लगभग 3800-3900 से लेकर लगभग 5-5.5 मीटर तक की जो हाइट होती है, ये सारी कहां पर आती है? मिडिल हिमालय आती है। जैसे आप रोहतांग से फिर लेह की तरफ जाओ, ठीक है, तो आप लगभग 5000 मीटर की एवरेज हाइट पे चल रहे होगे, 5000 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब समुद्र तल से आप 5000 किलोमीटर ऊपर, मतलब 5 किलोमीटर ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा लेह जो हाईवे है ना, मनाली से लेह हाईवे है, ये पूरा कैसा है? ये मिडिल हिमालय है। तो मिडिल हिमालय की एवरेज हाइट 4500। ठीक है, उसके बाद फिर अब आप हिमाचल में ही या उत्तराखंड में, जैसे नंदा देवी है उत्तराखंड में, ठीक है, तो पहाड़ी चढ़ने लगो तो माउंटेनियर जो होते हैं ना, है ना, पर्वतारोही, ये पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट फतेह करते हैं, कहीं किलिमंजारो, कहीं कुछ फतेह कर रहे हैं,
तो ये क्या होते हैं, ये सबसे ज्यादा हाइट होती है। जब आप 5000 मीटर की हाइट पे जाओगे तो वहां वेजिटेशन थोड़ी सी कम होने लगेगी, खत्म नहीं हो जाएगी, थोड़ी कम होने लगेगी, वनस्पतियां कम होने लगेगी। लेकिन जैसे आप 6000 क्रॉस करोगे तो वहां पे आप देखोगे कि बिल्कुल वेजिटेशन आपको मिलेगी नहीं, बहुत ना के बराबर मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। और वहां जो मिलेगी आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ मिलेगी, क्योंकि आप हाइट पे पहुंच गए हो। ठीक है, तो बर्फ में रहना क्या पॉसिबल है? ज्यादा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो वहां पर लोग बहुत ही कम रहते हैं, बहुत ही रेयर रहते हैं। ठीक है, बाकी माउंटेनियर्स वगैरह जाते रहते हैं। तो वो हो गया, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, नंदा देवी हो गया, नंगा पर्वत हो गया, कामेत हो गया, त्रिशूल पहाड़ी हो गई। ये सारी पहाड़ियां कहां पर है? ग्रेटर हिमालय पे है। इनकी एवरेज हाइट 7000 मीटर है। मतलब 6000 से लेकर 6500 से लेकर माउंट एवरेस्ट यानी कि 8852 मीटर तक की जितनी भी चोटियां हैं वो सारी किस पे आती हैं? माउंट एवरेस्ट पे आती हैं। क्लियर इतनी बात? इसमें कोई डाउट? ठीक है, हिमालय कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में। पहला कौन सा है? दूसरा और तीसरा? पहला कौन सा है? ग्रेटर हिमालय। दूसरा कौन सा है? मिडिल हिमालय। और तीसरा कौन सा है? शिवालिक हिमालय है। क्लियर? ठीक है, अब देखो भाई 3 चीजें हो गई। अलग से बना दे रहा हूं, ये हो गया हिमालय। ये हो गया ऊपर वाला ग्रेटर हिमालय, ये हो गया मिडिल हिमालय, और ये हो गया शिवालिक। क्या हो गया? शिवालिक। एक मिनट, हार्दिक नमस्कार। कौन? अरे वो तो 2 महीने से बोल के रखी थी। तुम दो को जिसको बोलने वाले थे वो कौन था? अरे ये तो पहले से ही बोल रखी थी आंटी। तो तुम किसी और को बोल रहे थे, किसी को बोल रहे थे? अच्छा अच्छा, तो उन्होंने तुमसे क्यों बोला था? हमसे तो इनकी बात तो पहले से 2 महीने से हुई रखी है। चलो ठीक है, और एक आध 2-3 और भेजो। हाँ ठीक है, ये हाँ नहीं तो बात तो उन्होंने 2 महीने पहले जब जो खोला था तभी आंटी से हो गई थी हमारी, तो उन्होंने पहले ही बोल रखा था हमसे। ठीक है, ये कह रहा हूँ कि तुम 2 लड़के बोल रहे थे ना, तो 2 लड़के कौन थे? हाँ, दूसरी कौन सी है? चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो मैं बात करता हूँ, जरा अभी क्लास ले रहा हूँ। हाँ क्या बता रहे थे? हिमाचल, हाँ। अच्छा देखो, ये है हिमालय, ये 3 पार्ट, ऊपर वाला ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। अब देखो 3 अलग अलग पार्ट है, तो भाई तीनों को हम क्लासिफाइड कैसे करेंगे? इनका वर्गीकरण कैसे कर देंगे? अलग कैसे कर देंगे? कैसे पता चलेगा कहां से कहां तक जो है कौन सी ऐसी बाउंड्री लाइन है कि भाई यहाँ से यहाँ तक ग्रेटर हिमालय, उसके बाद मिडिल हिमालय आ गया और उसके बाद शिवालिक आ गया? ये कैसे पता करेंगे? तब इतना बड़े हिमालय में कोई ऐसा तो है नहीं बॉर्डर बनाएंगे, फेंसिंग करेंगे जाके, है ना? तो बीच बीच में कुछ जोन है ऐसे जिनके कुछ अलग अलग नाम दे दिए गए कि भाई इस जोन की एक तरफ ग्रेटर, दूसरी तरफ मिडिल, इधर मिडिल और इधर शिवालिक। ठीक है, तो देखो देखो अब ग्रेटर और मिडिल के बीच का जो एक गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। इस गैप के बीच को हम क्या बोलते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है ये, ठीक है, ये ग्रेटर हिमालय को किससे अलग कर रहा है? मिडिल हिमालय से। ठीक है, मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा ही कौन कौन अलग हो रहा है? ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। ठीक, फिर मिडिल और शिवालिक के बीच का जो गैप है, इस गैप को कहते हैं मेन फ्रंट रिफ्ट गेट। क्या कहते हैं? मेन फ्रंट रिफ्ट गेट। क्या कहते हैं? मेन फ्रंट रिफ्ट गेट। तो नोट करिए, लिखिए, ग्रेटर हिमालय सेपरेटेड फ्रॉम Greater Himalaya separated from Greater Himalaya separated from
मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय सेपरेटेड फ्रॉम मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय किससे अलग हो रहा था? हाँ, मेन सेंट्रल थ्रस्ट सेपरेटेड फ्रॉम मिडिल हिमालय बाय मेन सेंट्रल थ्रस्ट, बाय मेन सेंट्रल थ्रस्ट, थ्रस्ट THRUST। महान हिमालय या वृहद हिमालय, वृहद हिमालय मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। ठीक, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मिडिल हिमालय सेपरेटेड फ्रॉम, मिडिल हिमालय सेपरेटेड फ्रॉम शिवालिक, मिडिल हिमालय सेपरेटेड फ्रॉम शिवालिक बाय मेन फ्रंट रिफ्ट गेट, बाय मेन फ्रंट रिफ्ट गेट RIFT यानी दरार, मेन फ्रंट रिफ्ट गेट। महान हिमालय शिवालिक से मेन फ्रंट रिफ्ट गेट के द्वारा अलग होता है। महान हिमालय शिवालिक से मेन फ्रंट रिफ्ट गेट के द्वारा अलग होता है। ठीक हो गया? अब हेडिंग डालिए, मिडिल हिमालय डिवाइडेड इनटू 3 रेंज, मिडिल हिमालय डिवाइडेड इनटू 3 रेंज। मध्य हिमालय 3 भागों में, 3 श्रेणियों में विभाजित है। एक मिनट, 3 नहीं 4 रेंज। मिडिल हिमालय डिवाइडेड इनटू 4 रेंज। मध्य हिमालय 4 श्रेणियों में विभाजित है। मध्य हिमालय 4 श्रेणियों में विभाजित है। देखो, ये पूरा यहां से यहां तक हिमालय हो गया, ठीक है। अब इसमें से मध्य हिमालय कौन सा है? बीच वाला ब्लैक वाला है, ठीक है। तो हम पूरे हिमालय की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, रेंजेस मिडिल हिमालय की बात कर रहे हैं। यानी कि मध्य हिमालय यहां से लेकर यहां तक, ये 4 अलग अलग पार्ट, जिन्हें हम 4 अलग अलग रेंज कहते हैं, इन 4 अलग अलग रेंज में विभाजित है ना। यानी कि लगभग 4000 मीटर ऊंचाई वाला क्षेत्र है ना, उसके बीच की जो घाटियां है ना, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह आप गए होंगे तो कुछ जगह जैसे गुलमर्ग सोनमर्ग वगैरह हुआ, ठीक है, हिमाचल वगैरह में सोलंग वैली वगैरह हुआ, ये सारी चीजें घाटियां हैं। मतलब ये पहाड़ नहीं, बल्कि पहाड़ के बीच में एक प्लेन एरिया है, ठीक है, ये घाटियां इसे कहते हैं। तो ये सब जो है कहाँ पे है? मिडिल हिमालय पे है, ठीक। तो मिडिल हिमालय 4 पार्ट में डिवाइड है, यानी 4 रेंज में डिवाइड है। सबसे ऊपर यह भाई लास्ट पॉइंट था ना, यानी कि ये वाला है ना, तो यहां से यहां तक का जो हिमालय है ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। यहां से यहां तक दूसरा पार्ट हो गया, यहां से यहां तक तीसरा पार्ट हो गया, और यहां से यहां तक चौथा पार्ट हो गया। अब इसे आम बोलचाल की भाषा में हम स्टेट वाइज भी चलो मान लेते हैं, ठीक है, कि यहां से यहां तक, यानी जम्मू कश्मीर में जो मध्य हिमालय है, मतलब मध्य हिमालय का वो वाला क्षेत्र जो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। इसे हम कहते हैं, नोट करिए पहला, पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल, PIRPANJAL, पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल श्रेणी या पीर पंजाल रेंज। नहीं, ये ना लिखो, ये बस समझने के लिए है। पीर पंजाल, PANJAL, पंजाल,
जम्मू कश्मीर का जो मिडिल हिमालय का जो एरिया जम्मू कश्मीर में आता है उसे जनरली कहते हैं पीर पंजाल रेंज। ठीक है, जम्मू कश्मीर लिखने की जरूरत नहीं, ये सब समझने के लिए है। अभी क्या बता रहा हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने के लिए। मतलब जो हिमालय है ना, हिमालय का वो वाला एरिया जो जम्मू कश्मीर में लगता है, और हिमालय का पूरे हिमालय का नहीं, बल्कि हिमालय में मिडिल हिमालय का वो एरिया जो कहाँ लगता है, जम्मू कश्मीर में आता है, उसे हम कहते हैं पीर पंजाल रेंज। ठीक है, यानी कि पहला पार्ट कौन सा है, पीर पंजाल। दूसरा है जो हिमाचल में लगता है एरिया, ठीक है, उसे हम कहते हैं धौलाधार रेंज। धौलाधार, DHAULADHAR, धौलाधार श्रेणी, धौलाधार रेंज या धौलाधार श्रेणी। धौलाधार रेंज या फिर धौलाधार श्रेणी। जनरली जो मिडिल हिमालय का एरिया हिमाचल प्रदेश में आता है उसे हम कहते हैं धौलाधार रेंज। ठीक, तीसरा उत्तराखंड और नेपाल में आने वाला जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं मसूरी रेंज या मसूरी श्रेणी। मसूरी, और चौथा यानी कि सबसे नीचे वाला जो असम और अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है उस वाली रेंज को हम कहते हैं महाभारत रेंज। चौथा लिख लीजिए, महाभारत श्रेणी, या इसे नागटिब्बा रेंज भी कहते हैं। महाभारत श्रेणी या फिर नागटिब्बा श्रेणी। नागटिब्बा, नागटिब्बा असम या अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया आता है। जैसा कि हिमालय मैंने वहां बनाया है ना, अब देखिए ईस्ट की तरफ इसकी चौड़ाई ज्यादा है, वेस्ट की तरफ इसकी चौड़ाई कम है। ठीक है, ऐसा ही हिमालय है। जम्मू कश्मीर की तरफ से आप देखेंगे तो ऊपर से चौड़ाई ज्यादा दिखेगी, लेकिन जैसे जैसे नीचे ईस्ट की तरफ आ रहा होगा इसकी चौड़ाई धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, क्यों कम हो गई नीचे और ऊपर ज्यादा है? अच्छा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट कहां पर है? कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में, भारत में। ठीक है, सिक्किम में, मतलब नेपाल यहाँ पर है, सिक्किम भी यहाँ पर है। ठीक है, तीसरी चोटी मकालू, लात्सू, अन्नपूर्णा वगैरह सब नेपाल में है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ऊंची चोटियां कहाँ पे है? इस एरिया में है, मतलब कि जनरली ईस्ट साइड है। और हिमालय मैंने क्या बताया कि वेस्ट में इसकी चौड़ाई ज्यादा है और ईस्ट में इसकी चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये चोटियां कैसे बनी भाई? इन पीक्स का निर्माण कैसे हुआ? फोर्स से। इसका मतलब ये है कि इधर फोर्स ज्यादा लग रहा होगा तभी इसकी चौड़ाई कम है और ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इधर चौड़ाई ज्यादा है, इसका मतलब फोर्स यहाँ पे कम पड़ रहा है, इसीलिए चौड़ाई यहाँ पे ज्यादा है, ऊंचाई थोड़ी सी यहाँ की अपेक्षा कम है ना? यही तो बात है। होगा कि नहीं होगा? यही तो बात होगी। ठीक हो गया, नोट कर लिया? चलिए अब जरा पहले कुछ पॉइंट लिख लीजिए। अच्छा, पॉइंट बाद में लिखिएगा, पहले जो है तीसरी चीज लिख लीजिए। हेडिंग डालिए फिर से, रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालय। रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालय, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालय, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। अब प्रदेश के आधार पर विभाजन, ठीक है, और प्रदेश के आधार पर ऐसे नहीं, प्रदेश तो कब क्या बने, अलग पाकिस्तान में अलग प्रदेश है, भारत में अलग प्रदेश है। ठीक है, तो प्रदेश के आधार पर विभाजन का मतलब है रीजनल डिवीजन है ना? यानी कि रीजनल का मतलब क्षेत्रीय विभाजन, क्षेत्र के आधार पर। और ये क्षेत्रीय विभाजन कैसे हुआ है? नदियों को आधार बनाया गया है। रिवर सिस्टम तो आप लोगों ने पढ़ा ही था, है ना? सबने पढ़ा था ना रिवर सिस्टम। अब देखो एक बात बताओ, जो भारत की नदियां हैं, अब ये हो गया इंडिया, इंडिया की इधर से एक रिवर निकलती है, इंडस रिवर, है ना? इंडस यहां से निकलकर यहां से होते हुए एकदम यहीं से तो जाती है पाकिस्तान में। यानी कि मान लो यहां से इंडस रिवर निकली और ये पहुंच गई पाकिस्तान। ठीक है ना? इंडस की एक ट्रिब्यूटरी जिसे हम कहते हैं क्या? सतलुज।
भाई मतलब अगर हमको ये रीजनल डिवीजन करना है तो हिमालय को अलग अलग टुकड़ों में बांटना है ना, है ना। हिमालय को अलग अलग टुकड़ों में बांट लेंगे तो जाहिर बात अलग अलग टुकड़ों में बांटने के लिए कि मतलब बीच से कोई चीज क्रॉस करके दोनों को अलग कर रही हो ना हिमालय को। तो सबसे पहली बात इधर से कौन सी रिवर निकल रही है, सिंधु, जो देखो पूरा हिमालय को क्रॉस करती है। सिंधु की एक ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है सतलुज, है ना। सतलुज नदी भी तो यही तिब्बत से ही निकलती है मानसरोवर लेक के पास से ना, और यहां से निकलकर हिमाचल में इंडिया में एंटर करती है गॉर्ज बना के, शिमला से होते हुए हिमाचल से होते हुए पाकिस्तान में भी पहुंच जाती है ना। मतलब पहला रीजनल डिवीजन सिंधु से लेकर सतलुज तक है। तो पहला नोट कर लीजिए, पहला रीजनल डिवीजन है जिसे हम कहते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कितने भागों में, 4 भागों में, जिसमें से पहले को हम क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। ब्रैकेट में लिखो फ्रॉम इंडस रिवर टू सतलुज रिवर, मतलब सिंधु नदी से सतलुज नदी तक के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय कहते हैं। सिंधु नदी से सतलुज नदी तक, मतलब सिंधु और सतलुज के बीच में हिमालय का जो पार्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय कहते हैं। ठीक, फ्रॉम इंडस टू सतलुज रिवर, सतलुज। तो पहला है पंजाब हिमालय। ठीक, दूसरा नोट करिए कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं, कुमाऊं हिमालय, ठीक है, कुमाऊं हिमालय। अब देखो ये तो हो गई सतलुज, नेपाल, बल्कि नेपाल से ही नहीं, तिब्बत से निकलने वाली नदियों में 7 नदियां हैं, 7 धाराएं हैं जिनसे मिलकर भारत में बनती है घाघरा नदी। ठीक है, उन्हीं में से एक नदी है काली नदी। कौन सी नदी, काली नदी। ये काली नदी भी नेपाल से होते हुए क्रॉस करते हुए, तिब्बत से मेन सोर्स है, फिर नेपाल से होते हुए इंडिया में उत्तराखंड पहुंचती है। बल्कि नेपाल और इंडिया के बॉर्डर जो होता है ना, वो बॉर्डर कौन बना रहा है, यही काली रिवर। तो सतलुज से लेकर काली तक के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय। लिख लीजिए, फ्रॉम सतलुज रिवर टू काली रिवर, फ्रॉम सतलुज टू काली। ठीक, फिर दार्जिलिंग के पास से, दार्जिलिंग ऊपर हिमालय की पहाड़ियों से निकलने वाली एक नदी है तीस्ता। कौन सी नदी, तीस्ता। तो दार्जिलिंग से होते हुए बांग्लादेश पहुंच जाती है और बांग्लादेश में जाकर किससे मिलती है, ब्रह्मपुत्र से। ठीक है, तो सतलुज से सतलुज काली से लेकर तीस्ता के बीच के क्षेत्र को हम कहते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, तीसरा लिखे नेपाल हिमालय। काली से सतलुज तक नेपाल हिमालय, अरे सतलुज नहीं, क्या नाम है इसका, तीस्ता तक, काली से तीस्ता तक नेपाल हिमालय। ठीक, और चौथा तीस्ता से लेकर, अब यहीं से देखो जहां से इंडस निकली थी, चेमायुंगदुंग ग्लेशियर, तिब्बत से एक और नदी आ रही थी, नामचा बारवा के पास से इंडिया में एंटर हो गए, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, यानी कि तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक के हिमालय को कहते हैं असम हिमालय। असम हिमालय। 2 मिनट का रेस्ट, थक गया हूं मैं। है? चाय नहीं पीता हूं मैं यार, चाय इंसान को काला बनाती है और मैं अपने गोरे रंग से जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता हूं। खर्चा हमारा थोड़ी लगेगा, खर्चा सर का लगेगा। अब मैं नॉर्थ इंडियन बनने पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं साउथ से। हाँ,
चलिए आगे कंटिन्यू करिए। अब लिखिए माउंट एवरेस्ट 8852 मीटर्स, माउंट एवरेस्ट 8852 मीटर्स, 8852 मीटर्स। माउंट एवरेस्ट 8852 मीटर, माउंट एवरेस्ट is the highest peak of the 8852। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड भी लिख लो चाहे हिमालय लिख लो, वर्ल्ड / हिमालय दोनों लिख लो। माउंट पीक क्या नाम बोला अभी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, यस हिमालय। इट इज लोकेटेड इन नेपाल, इट इज लोकेटेड इन नेपाल। हिमालय की एवं विश्व की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की एवं विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है 8852 मीटर। यह नेपाल में स्थित है, यह नेपाल में स्थित है। यह नेपाल में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय इज, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय इज सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय इज कंचनजंगा, नॉट K2, कंचनजंगा 8598 मीटर, 8598 मीटर, 8598 मीटर। इट इज लोकेटेड इन सिक्किम, इंडिया। क्या? हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, हिंदी में बता रहे। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है 8598 मीटर। कंचनजंगा है, यह नेपाल में स्थित नहीं है, इंडिया में, भारत में, सिक्किम में स्थित है। यह भारत, ये क्या नाम है, यह भारत के सिक्किम में स्थित है। हाँ यार, यह भारत के सिक्किम में स्थित है। हो गया? ठीक, ये हो गया हिमालय, और बाकी की चीजें नोट्स में मिलेगी। ठीक है, अब हेडिंग डालिए ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। लिखिए इसमें ट्रांस हिमालय डिवाइडेड इनटू 3 रेंज। ट्रांस हिमालय, एक मिनट रुको 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 रुको, हाँ अरे नहीं, ऐसे थोड़ी कोई वो है। चलिए ठीक है, लिख दिया ना। ट्रांस हिमालय डिवाइडेड इनटू 3 रेंज। ट्रांस हिमालय 3 श्रेणियों में विभाजित है। ट्रांस हिमालय 3 श्रेणियों में विभाजित है। पहला लिखिए काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज।
दूसरा लिखिए लद्दाख रेंज, पहला काराकोरम श्रेणी, दूसरा लद्दाख श्रेणी, और तीसरा जास्कर श्रेणी, जास्कर ZANSKAR, जास्कर श्रेणी या जास्कर रेंज, ZANSKAR। हाँ जास्कर, जास्कर क्या, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर, ZA लिख दे रहा हूं मैं। ये जास्कर, ये लद्दाख, और ये काराकोरम। ठीक, लिख लिया। देखो ये हो गया हमारा भारत, ये रहा हमारा हिमालय। हिमालय के पीछे जो ये वाला क्षेत्र है ना, ये है लद्दाख वाला, मेनली लद्दाख के ऊपर वाला क्षेत्र, इसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, अब कई बुक्स भी है ऐसी, यूट्यूब पे बहुत से टीचर ऐसे पढ़ाते भी हैं कि ट्रांस हिमालय हिमालय का एक पार्ट है। मतलब हिमालय जैसे मैंने बताया 3 पार्ट में है, तो वो 3 नहीं बल्कि 4 बता देते हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है भाई? आप देख के ऐसे, मतलब अगर एक ही पार्ट है तो मतलब आप कह सकते हैं कि हिमालय का भाई है ना। भाई होने के लिए भाई जैसा लगना चाहिए, दादा कुम्र का थोड़ी लगना चाहिए, है ना, चाचा कुम्र का थोड़ी लगना चाहिए, तभी तो आप कहोगे ना। अब हिमालय और ट्रांस हिमालय दोनों दिखने में ही अलग अलग है। ठीक है, तो फिर कैसे हो सकते हैं सेम? एक चीज नहीं हो सकते। हिमालय आज से 9 करोड़ साल पहले बन गया था। ठीक है, 11 करोड़ साल पहले बनना शुरू हुआ तो 9 करोड़ साल पहले बन गया था हिमालय, इतना बन गया था। जबकि सॉरी ट्रांस हिमालय, जबकि हिमालय आज से 7 करोड़ साल पहले बनना शुरू हुआ था। मतलब दोनों के बीच का जो गैप है वो लगभग 1.5 करोड़ के साल का है। 1.5 करोड़ कोई मामूली बात थोड़ी ना होती है ना। 1.5 करोड़ साल का गैप है, तो दोनों तो मामूली बात है नहीं। तो दोनों अलग अलग चीजें, ट्रांस हिमालय एक अलग चीज है, हिमालय एक अलग चीज है। ठीक है, कुछ राइटर्स ने ट्रांस हिमालय को हिमालय का पार्ट बताया, अब नहीं बताते हैं, लेकिन यूट्यूब वगैरह पे जैसे अभी भी बड़े पॉपुलर टाइप के टीचर भी है, वो यही चीज बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बुक पढ़ा, समझा नहीं, और उसके बाद वही चीज कॉपी कर दिया। ठीक, तो ट्रांस हिमालय, हिमालय की इस तरफ के पीछे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? हिमालय। अब दोनों सेम चीज हो ही नहीं सकती। पहला गैप मैंने बताया कि उम्र का इतना अंतर। दूसरी चीज, चलो अगर आपको उम्र का अंतर नहीं पता चल रहा है तो हुलिया देख लो। अब जैसे हम और आप क्या है, यंग है ना, बालों की खेती एकदम लहला रही है खोपड़ी पे, है ना, बालों की कमी तो है नहीं, है किसी को कमी? फिलहाल यहाँ बैठे तो मुझे नहीं लग रहा किसी को नहीं है, जबकि आजकल खैर किसी को भी हो सकती है। तो लेकिन सर है, इनकी उम्र जो है ज्यादा है। ठीक है, तो आप देखिए बड़े अच्छा एकदम साफ दर्शन देना शुरू कर रहा है अभी, लेकिन आपसे ज्यादा इसलिए तो शुरू कर रहा है। ऐसा नहीं कि जो है ये बहुत ज्यादा उम्र हो गई, नहीं। लेकिन जैसे बाहर भी अभी आप कुछ लोगों को टहलते घूमते देख लेंगे, बड़े पूरा एकदम साफ है ना, खेती एकदम बंजर है। आप देखेंगे उनकी उम्र 50 साल है, 55 साल है, 60 साल है। ठीक है, तो बाहर आप देखेंगे एकदम खेती बंजर है, उम्र 55, 60, 65, 70 ऐसे है। और जनरली जब जैसे जैसे उम्र होती जाती है सिर से बाल कम होने लगेंगे ही। ठीक है, ऐसा होता है। रीजन क्या है? अभी हमारे खोपड़ी पे बाल अच्छे से क्यों है? ठीक है, बहुत ही उपजाऊ जमीन है। ठीक है, मिनरल्स विटामिन की कोई कमी नहीं शरीर के अंदर, है ना। और बालों की ग्रोथ के लिए मिनरल्स विटामिन की जरूरत होती है ना, तो इसीलिए बालों की कमी नहीं है। जमीन जितनी उपजाऊ है फसल उतनी अच्छी है। लेकिन 50, 55, 60, 65, 70 साल का जो इंसान है, मिनरल्स कम हो रहा है, विटामिन कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ रही है। अब उसके टिश्यूज जो है मिनरल्स और विटामिन नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी फसल खत्म है। ठीक है, जमीन बंजर हो गई है, उम्र का तकाजा इसे कहते हैं। ठीक है, हिमालय आप देखोगे कभी भी वीडियोस, मूवीज या जहां भी जाओ, हिमालय घूमने चले जाओ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कैसा दिखाई देगा? जंगल से भरा भरा एकदम, है ना, हरा भरा एकदम, है कि नहीं है? पूरा जंगल ही जंगल, पेड़ की कमी नहीं, वेजिटेशन की कोई कमी नहीं, वनस्पतियां भरपूर वहां मिलेंगी। लेकिन जब आप चले जाओ ये लेह लद्दाख वगैरह, है ना, तो जब लेह लद्दाख जाओगे कैसा दिखाई देगा? एकदम पीला पीला सूखा दिखाई देगा, पेड़ पौधों का नामो निशान नहीं दिखाई देगा। कहीं मिल जाएगा तो बहुत रेयर मिल जाएगा। क्यों नहीं पेड़ पौधे वहां? सेम एक ही कारण है, यही कारण है वो बहुत पुराना हो गया है, अब उसकी मिट्टी में उर्वरता बिल्कुल बची नहीं है। ठीक है,
और मिनरल्स विटामिन्स की कमी है, तो वो वही 55-60 साल का इंसान है। हिमालय अभी बिल्कुल यंग है, नया है, अभी वो 25-30 साल का इंसान है। तो दोनों के बीच में इतना गैप है जिसकी वजह से दोनों अलग अलग माने जाते हैं। ठीक है, तो हिमालय के इस तरफ वाला जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय, है ना। जब हिमालय का निर्माण हुआ था ना, तो इधर से गोंडवाना लैंड टकराया था और इधर से अंकारा लैंड टकराया था। अंकारा लैंड का टकराने का एक पार्ट यही ट्रांस हिमालय था, टकराने के टाइम ट्रांस हिमालय था। मतलब ये हुआ कि भाई ये भाई तो छोड़ो, चाचा वगैरह भी नहीं हुआ, सीधे दादा हुआ इसका, किसका, हिमालय का। ठीक, अब ये जो ट्रांस हिमालय है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। कितने रेंज में डिवाइड है, 3 रेंज में डिवाइड है। सबसे ऊपर वाली क्या कहते हैं, काराकोरम, दूसरे क्या कहते हैं, लद्दाख, और तीसरे को क्या कहते हैं, जास्कर कहते हैं। ठीक है, अब देखो हिमालय से जस्ट सटा हुआ है ना, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि जब आप यहाँ से रोहतांग से या मनाली से निकले लद्दाख की तरफ, तो ले पहुंचने से पहले आप अचानक 5000 मीटर नीचे चले गए कि नहीं माउंटेन खत्म हो गया, पहले फिर प्लेन पे आएंगे फिर माउंटेन चढ़ेंगे। नहीं, दोनों बराबर एक दूसरे से लगे हुए हैं ना, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा तो नहीं अलग अलग हुए। तो आखिर दोनों के बीच का हम गैप कैसे निकालेंगे कि भाई कहां से कहां तक ट्रांस हिमालय और कहां तक हिमालय है। तो जिस तरह से हमने ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक का था, उसी तरह से बीच में इसका एक जोन बना दिया जो ग्रेटर हिमालय को, मतलब हिमालय या फिर हिमालय और ट्रांस हिमालय, या फिर हिमालय में सबसे उधर कौन सा हिमालय है, ग्रेटर हिमालय। भाई सबसे पीछे कौन से हिमालय है, ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय को ट्रांस हिमालय से कौन अलग करता है, या फिर सीधा कह दो कि हिमालय को ट्रांस हिमालय से कौन अलग करता है, तो इसे हम कहते हैं सचर जोन। क्या कहते हैं, सचर जोन। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, ट्रांस हिमालय सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेटर हिमालय बाय सचर जोन, बाय सचर जोन। ट्रांस हिमालय सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेटर हिमालय बाय सचर जोन। ठीक, ट्रांस हिमालय हिमालय से सचर जोन के द्वारा अलग होता है। ट्रांस हिमालय हिमालय से सचर जोन के द्वारा अलग होता है। SACHAR वो लिखा है। ट्रांस हिमालय सेपरेटेड फ्रॉम हिमालय बाई सचर जोन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों चीज है। अगर ट्रांस हिमालय हिमालय का पूछ लिया जाए तब भी आप सचर जोन बता दो, या थोड़ा और नजदीकी पूछ सकता है ना। अब क्योंकि हिमालय की सबसे, ट्रांस हिमालय की तरफ सबसे पहली वाली वो पार्ट कौन सा है, ग्रेटर हिमालय। तो अगर ग्रेटर हिमालय और जास्कर, सबसे इधर ट्रांस हिमालय जास्कर है ना, तो ग्रेटर हिमालय और जास्कर को अलग करने वाला जोन पूछे तब भी आप सचर जोन बता दो, और ट्रांस हिमालय और हिमालय को अलग करने वाला जोन तो भी आप क्या बताओगे, सचर जोन बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, GODWIN, गॉडविन AUSTIN, ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, ब्रैकेट में K2 8611 मीटर, 8611 मीटर, 8611 मीटर। गॉडविन ऑस्टिन ब्रैकेट में K2 K फॉर कुछ भी मान लो, 2 फॉर 2, K2, हाँ, गॉडविन ऑस्टिन 8611, 8611 मीटर is the highest peak of the India, is the highest peak of the India, is the highest peak of the India and the second highest peak of the world, the second highest peak of India and the second highest peak of the world, highest peak of the India and second highest peak of the world। हिंदी में लिख लीजिए, गॉडविन ऑस्टिन K2 8611 मीटर, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी एवं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कर लिया नोट, उसी में लिखिए, it is situated on the
It is situated on the Karakoram range. It is situated on the Karakoram range. Karakoram range, इंडिया। यह भारत के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यह भारत की काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अब देखो भाई, कई लोग कंचनजंगा बोलते हैं, कई लोग गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। तो पहली चीज, लोगों को खुद क्लियर नहीं होता कि दोनों अलग अलग चीज है। कंचनजंगा एक अलग चोटी है जो कि सिक्किम में है। K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन एक अलग चोटी है जो कि कहां पे है, काराकोरम रेंज में है। ठीक है, दोनों के बीच में लगभग कितना अंतर है, 2000 किलोमीटर से ज्यादा का अंतर है। ठीक है, दूसरी बात क्या ध्यान रखो कि स्टूडेंट्स को कुछ को लगता है K2 भारत की सबसे ऊंची, कुछ को लगता है कंचनजंगा। तो देखो भाई, हिमालय में, मतलब ये जो पूरा हिमालय है, सिर्फ हिमालय, ठीक है, सिर्फ हिमालय में अगर हम बात करें कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्या बताएंगे, K2 हिमालय में कहां है, कंचनजंगा। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो K2, लेकिन आप गूगल करेंगे तो आपको कंचनजंगा मिलेगी भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, लेकिन फिर भी आप क्या लिखेंगे, K2। ठीक, K2 दिखाएगा पाकिस्तान में। ठीक, और तो और बल्कि भारत के कुछ आयोग भी हैं जो ये मानते हैं कि K2 पाकिस्तान में, K2 को सबसे ऊंची चोटी नहीं मानते हैं। लेकिन इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आप K2 ही मानिए। क्यों मानिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए, आप K2 जवाब दीजिए और आयोग अगर आपका सवाल गलत करता है तो आपको जो है सिर्फ एक रेट फाइल कर देनी है और कुछ नहीं करना है। आपका एक नंबर डेफिनेटली मिलेगा, आपको ही नहीं सबको मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया, नहीं तब तक मैं ही कर देता क्लेम। क्यों मिलेगा, क्योंकि भाई देखो, हमारे भारत का नक्शा आपने देखा है ना, ऐसा ही तो है ना। एग्जैक्टली भारत के नक्शे में क्या है कि जो इतना पार्ट है इस पे पाकिस्तान का कब्जा है, जिसे हम कहते हैं POK। इतना वाला पार्ट जो है इस पे चाइना का कब्जा है, जिसे हम कहते हैं अक्साई चिन। ठीक है, अक्साई चिन कहते हैं। जो K2 है, काराकोरम रेंज है में, और काराकोरम रेंज में इस जगह पर है K2। ठीक, ये जगह है वो, यानी कि उस जगह पर है जिस जगह पर पाकिस्तान का कब्जा है। ठीक है, ये अलग बात हुई। लेकिन भारत का नक्शा क्या है, ये और ये दोनों आता है ना भाई। पाकिस्तान और चाइना ने कब्जा किया तो हम तो ये नहीं कहते कोई आपकी जमीन में कब्जा कर लेगा तो आप ये तो कह नहीं दोगे कि नहीं, आप एक्सेप्ट करना छोड़ दो कि हमारी जमीन है, नहीं तो आपका ऐसे भी दावा खत्म हो जाता है ना, यही तो होता है। तो भाई भारत सरकार खुद क्या दिखाती है, ये दोनों अपने भारत में दिखाती है ना। और अगर ये दोनों भारत में दिखाती है तो K2 तो यहाँ पे है, इसका मतलब K2 भारत में हुआ। और K2 की हाइट है 8611, कंचनजंगा है 8598, है ना। तो इसका मतलब K2 ज्यादा ऊंची हुई। और जब दोनों भारत में है और पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, K2 बताएंगे। कितना भी कुछ आयोग हैं जो अभी भी मानते हैं कि K2 ही है, वो कहते हैं कि मतलब सॉरी कंचनजंगा सबसे ऊंची, K2 वो POK मानते हैं। ठीक है, तो जब वो गलत देंगे ना और स्पष्टीकरण देंगे तो आप स्पष्टीकरण देंगे कि भाई एक बार बताओ, अगर भारत का नक्शा ये है तब तो K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी हुई और उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो फिर सीधा सवाल कहां उठेगा, सरकार। मतलब आप किसके खिलाफ हो, सरकार के खिलाफ हो। ठीक है, सीधे सीधे आप सरकार के खिलाफ हो। और सरकार कभी गलत हो सकती है, वो कभी अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकती है, नहीं कर सकती है ना। तो फिर गलती एक्सेप्ट किसे करनी पड़ेगी, आयोग को। ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे, आजकल ऐसे भी जो कल्चर है राष्ट्र प्रेमी बनने का, तो आप तो मीडिया के सामने कहोगे वो सरकार जो है देशद्रोही है। किसकी सरकार, भाजपा की, यही देशद्रोही है, सबसे बड़े जो राष्ट्रवादी बनते हैं। ठीक है, तो सरकार कहेगी यार अच्छा खासा राष्ट्रवादिता का बीज हम बो रहे हैं तो उल्टा हम ही को देशद्रोही बना दिया। तो मतलब देखो लॉजिक ऐसा है कि जो है कोई आपका ये लॉजिक डिनाई नहीं कर सकता किसी भी हालत में। ठीक है, और आपको क्लेम करने की जरूरत भी नहीं, कभी आएगा तो मैं खुद ही कर दूंगा। ठीक है, तो ये भी टेंशन ना लेना, क्लेम की झंझट पड़ेगी। बस टिक जरूर लगा आना, टिक लगा के आओगे तभी जो है एक नंबर मिलेंगे, गलत होने के बाद भी, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अगर छोड़ दोगे तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई है, इसमें अब कोई डाउट। ठीक है, हिमालय में ट्रांस हिमालय, इसका ऊपर का हिमालय के ऊपर क्या है, ट्रांस हिमालय। कितनी रेंज में, 3 रेंज में, पहला काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है, जो कि कहां पर है, काराकोरम रेंज में। कहां पर है, काराकोरम रेंज में। ठीक है, क्लियर, 8611 मीटर। अब इसका नाम K2 क्यों है, तो K2 इसलिए है क्योंकि देखो मान लो जैसे ये 3 रेंज है ना, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तो
तो भाई जैसे काराकोरम है सबसे ऊपर, तो काराकोरम में सीक्वेंस से पहाड़ियां हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो एक पहाड़ी ये हो गई, दूसरी पहाड़ी, तीसरी पहाड़ी, चौथी पहाड़ी, पांचवी पहाड़ी, छठी पहाड़ी, ऐसे सीक्वेंस से पहाड़ियां हैं। तो भाई शॉर्ट में नाम ही दे दिया गया, पहली पहाड़ी को K1 बोल दिया गया, दूसरी पहाड़ी को क्या बोल दिया गया, K2, तीसरी को K3, चौथी को K4, पांचवी को K5, छठी को K6, ऐसे सीक्वेंस में नाम दे दिया गया। इसका नाम गॉडविन ऑस्टिन इसलिए क्योंकि इस चोटी की खोज सबसे पहले करने वाले एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मेजर गॉडविन ऑस्टिन थे, जिन्होंने इस चोटी की खोज की थी, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया गॉडविन ऑस्टिन। और K2 सीक्वेंस के आधार पर दूसरे नंबर पे होने के कारण इसे क्या रखा गया नाम, K2 बोल दिया गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इस पर कोई डाउट? माउंट एवरेस्ट से छोटी है, दूसरे नंबर पे। माउंट एवरेस्ट कितनी ऊंचाई, 8,852, जबकि K2 कितनी, 8,611 मीटर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर अब तक कुल मिला के 6700 लोगों ने, 67 नहीं, इस समय 8200 लोग हो गए माउंट एवरेस्ट फतेह किया। माउंट एवरेस्ट पर फतेह नहीं किया, चढ़ने की कोशिश की, जिसमें से माउंट एवरेस्ट पे लगभग 5,500 लोग सफलतापूर्वक चढ़ गए। मतलब सक्सेस रेशियो जो है वो माउंट एवरेस्ट का बहुत अच्छा है। इस पे K2 पे अभी तक सिर्फ और सिर्फ 4100 लोगों ने चढ़ने की कोशिश की माउंट K2 को फतेह करने की, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ अभी तक 1100 लोग चढ़ पाए। मतलब कि सक्सेस रेशियो इसका 30% से भी बहुत ज्यादा कम है, मतलब अप्रॉक्स 20% है। इसका मतलब क्या हुआ कि माउंट एवरेस्ट से ज्यादा खतरनाक चोटी कौन सी है, K2 है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना इसकी तुलना में बहुत आसान है, जबकि ये खड़ी चढ़ाई वाली बहुत बड़ी चोटी है। ठीक है, तो ये ज्यादा खतरनाक हुई। समझ में आई बात? सब इस पे माउंट एवरेस्ट पे अब तक कुल मिला के माउंट एवरेस्ट फतेह करने में जो जाने गई है वो लगभग 1700 गई है। 1700 नहीं, सॉरी 850 मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्टली नहीं है डेटा है, लेकिन 850 मेरे ख्याल से गई हैं, जबकि इस पे 1750 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हिल क्लाइंबर होते हैं ना, जान जाने का बहुत खतरा होता है। ऐसे देख के लगता है अरे वो तो माउंट एवरेस्ट चढ़ गए, उसमें क्या था। पहली बात तो चढ़ना ही बड़ा मुश्किल है। नॉर्मल पहाड़ी आपसे चढ़ने कह दिया जाए 100 मीटर में, आप जो है बेहोश हो जाएंगे, लुढ़कते नीचे चले आएंगे। ये एक पैरामाउंट इंस्टीट्यूट है ना, सुना है पैरामाउंट? पैरामाउंट के जो डायरेक्टर है राजीव स्वामित्र, ये माउंटेनियर रहे हैं और इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका की किलीमंजारो और अंटार्कटिका की विक्सन, ये सब चीजें उन्होंने फतेह की हुई है। खैर, तो ये हो गया माउंट K2 के बारे में। तो ये हिमालय हो गया और ट्रांस हिमालय आपका दोनों कंप्लीट हो गया। ठीक, अब एक हेडिंग डालिए, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां, माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां, माउंटेन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखना है, रटना है। अभी याद भी मैं करा दूंगा यहीं पे। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां क्या है? पूर्वोत्तर भारत कहाँ है? ये देखो, ये रहा पूर्वोत्तर भारत, है ना, नॉर्थ ईस्ट भारत का उत्तर पूर्वी हिस्सा। ठीक है, उत्तर पूर्वी हिस्से को हमारे देश वाले जो है समझते हैं विदेशी, ऐसा नहीं है, भारत का अभिन्न अंग है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में जो जो स्टेट आते हैं, यहाँ पर आता है असम, यहाँ पर आता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आता है नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, मिजोरम के इधर त्रिपुरा, त्रिपुरा के इधर मेघालय, और मेघालय के ऊपर असम तो था ही, है ना। ये 7 राज्य जो है इन्हीं को कहते हैं 7 सिस्टर्स। ठीक है, ये 7 राज्यों में भी आप देखते हैं पहाड़ियां पाई जाती हैं, है ना, काफी पहाड़ियां पाई जाती हैं। आमतौर पर आपको लगता है कि भाई हिमालय ही है, जबकि ऐसा नहीं है, ये रीजनल पहाड़ियां हैं, ये हिमालय नहीं है। क्योंकि हिमालय देखो यहाँ से होते हुए ऊपर निकल गया, यहाँ पे जो पहाड़ियां ये हिमालय की नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत इक्का दुक्का पहाड़ियां हैं जो हिमालय का थोड़ा बहुत पार्ट है, लेकिन वो अरुणाचल में ही है। ठीक, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में स्टेट वाइज की, कौन से स्टेट में कौन कौन सी माउंटेन्स पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए असम। असम, असम में पहला लिखिए मिकिर। दूसरी लिखिए रेंगमा। असम में 2 पहाड़ियां, पहली है मिकिर और दूसरी है रेंगमा। मिकिर और रेंगमा। ठीक, अरुणाचल हेडिंग डालिए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पहला नोट करिए
मेरी मेरी मेरी। दूसरा नोट करिए मिश्मी। तीसरा नोट करिए अबोर। चौथा नोट करिए डफला। डफला है तो अच्छा, दोनों इंग्लिश में लिख दिए। पांचवा लिखिए पटगोई बूम। PAT, यही है ना, यही वाली स्पेलिंग ना, PATGOI, पटगोई। बूम, BOOM, बूम, पटगोई बूम, PATGOI, बूम बूम, पटगोई बूम। ठीक, ये पांचों पहाड़ियां कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। मेघालय में हेडिंग डालिए, मेघालय में। मेघालय में पहला लिखिए गारो, GARO, गारो। दूसरा लिखिए खासी, KHASI, खासी, KHASI, खासी। तीसरा लिखिए जयंतिया, JAYANTIA, JAYANTIA, जयंतिया। हो गया? ये हो गया अरुणाचल। मणिपुर में लिखिए, मणिपुर में एक पहाड़, अरे अरुणाचल नहीं, क्या बोले अभी? मेघालय, मेघालय। अब कौन सा स्टेट कराना है? हाँ मणिपुर। मणिपुर में लिखिए एक पहाड़ी का नाम लिखना है लोमाटोल पहाड़ी, लोमाटोल, LOMATOL, लोमाटोल, लोमाटोल। नागालैंड में लिख लीजिए नागा पहाड़ियां, नागा हिल्स, नागालैंड में नागा हिल्स। मिजोरम में लिखिए मिजो पहाड़ियां, मिजोरम में मिजो पहाड़ियां। बस, हाँ क्या? त्रिपुरा में होना तो चाहिए कोई ऐसा, यही जो इधर से त्रिपुरा, इधर से मिजोरम वाली फैली हुई है त्रिपुरा तक, और उधर से मेघालय वाली कुछ फैली हुई है। वेस्ट बंगाल में भी लिख लीजिए। अब नॉर्थ ईस्ट जरूरी नहीं है, थोड़ा इधर उधर का भी लिख लीजिए। अब जैसे दिवाली पे सिर्फ जगदीश की आरती थोड़ी ना होती, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की तो होती है, साथ में विष्णु जी की भी मन होता है तो कर लेते हैं, शंकर जी की भी कर लेते हैं, जिसकी मर्जी हो। है क्या? शारदा कपूर? अरे वो यार, वो रीजनल पार्ट है शारदा, वो रीजनल पार्ट है। उस पूरी जो रेंज है ना, मतलब जो हिल है, उसे कहते हैं टाइगर हिल। तो लिख लीजिए वेस्ट बंगाल में टाइगर हिल लिख लीजिए, टाइगर हिल। ठीक है, तो इसी के साथ संपन्न हुआ आपका हिमालय, ट्रांस हिमालय, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां, और साथ में कुछ और बचा था? नहीं, बस इतना। अभी रुक जाओ, अभी जो है ना, ये जो नॉर्थ ईस्ट का माउंटेन है ना, ये अभी कभी आप याद करेंगे। ठीक, अभी रिवाइज करेंगे, अभी याद हो जाएगा।
एक बार पुराना सारा रिवाइज भी कर लेते हैं, अभी है टाइम 15 मिनट, ठीक है। चलिए बताइए सबसे पहले, पश्चिम से पूर्व दिशा में भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय की लेंथ कितनी है? 2500 किलोमीटर। एरिया कितना है? 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? कौन सी है? नेक्ड माउंटेन या नंगा पर्वत। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा मारवा कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में स्थित है। हिमालय को हिमालय को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? अफगानिस्तान में क्या कहते हैं? म्यांमार में क्या कहते हैं? अराकान योमा कहते हैं। हिमालय कितने पार्ट में डिवाइड है? पहला कौन सा? ग्रेटर हिमालय की एवरेज हाइट है 7000 मीटर। मिडिल छोड़ो, एवरेज हाइट छोड़ दो सबकी। अच्छा अगला क्या था? हाँ शिवालिक ग्रुप। अरे वो सब छोड़ो यार, क्या बोल रहे थे? हाँ, ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय को कौन अलग करता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मिडिल हिमालय और शिवालिक को कौन अलग करता है? मेन फ्रंट रिफ्ट गेट अलग करता है, ठीक है। और हिमालय और ट्रांस हिमालय को कौन अलग करता है? सचर जोन। मिडिल हिमालय कितनी रेंज में डिवाइड है? आराम से भी बैठिए, अभी 15 मिनट बैठना है आपको। हाँ 4 पार्ट में। पहला कौन सा है? दूसरा धौलाधार, तीसरा और चौथा महाभारत रेंज। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन यानी रीजनल डिवीजन कितने पार्ट में हुआ है? पहला कौन सा? कहां से कहां तक? सिंध से सतलुज तक। दूसरा कौन सा? कहां से कहां तक? सतलुज से। तीसरा कौन सा? कहां से कहां तक? काली से। चौथा कौन सा? कहां से कहां तक? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है? नेपाल में। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहां पर है? कहां पे? इंडिया में कहां पे? सिक्किम में। क्या नाम है उसका? कितनी ऊंचाई है? ट्रांस हिमालय कितने पार्ट में डिवाइड है? पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी K2। कितनी हाइट है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। विश्व की सबसे तीखी ढाल कौन सी है? सबसे तेज ढलान नहीं, इसी लद्दाख रेंज में है, जिसे कहते हैं राकापोशी शिखर। नोट्स में लिखा है, नोट्स इसीलिए जरूर पढ़ना। कुछ चीजें जो है ना नोट्स में है इंपॉर्टेंट, इसीलिए नहीं लिखवाए, नहीं तो नोट्स खुलते ही ना। ठीक है, चलो ये हो गया हिमालय और ट्रांस हिमालय। अब आ जाते हैं कहां पे? पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों पे। इस पे याद करते हैं। कॉपी बंद करिए जरा सब लोग। असम में 2 पहाड़ियां। पहली बात है कि ये जो पहाड़ियां आपने नोट की है ना, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां, ये पहाड़ियां ज्यादातर किसके नाम पे है? वहां के ट्राइब्स के नाम पे ही है। जैसे गारो खासी जयंतिया वहां के ट्राइब्स में है मेघालय में। जिस जगह पे मान लो अब आप लोग हैं, कितने लोग? मान लो 25-30 लोग होंगे, है ना। तो इस 25-30 लोगों में क्या होता है कि इस 25-30 लोग जितने हैं, इसमें 3 कम्युनिटी अलग अलग है। एक कम्युनिटी हो गई गारो, दूसरी हो गई खासी और तीसरी हो गई जयंतिया। तो भाई आप जैसे इस जगह पर, इस एरिया में, मतलब 3 सेक्शन क्लास के बना दो, आधा इधर आधा इधर आधा उधर। तो इस सेक्शन का नाम हमने गारो रख दिया। क्यों? क्योंकि ज्यादातर गारो लोग कहाँ रह रहे हैं? यहाँ रह रहे हैं। तो जिस पहाड़ी पर ये रह रहे हैं उस पहाड़ी का नाम हमने इन्हीं के ट्राइब्स के नाम पे रख दिया। तो गारो उधर खासी और उधर जयंतिया, ठीक है। इसी तरह अरुणाचल में भी ज्यादातर पहाड़ियों के नाम वहां के लोकल ट्राइब्स के नाम पे है। जो ट्राइब्स जिस जगह पे रह रहे हैं, कम्युनिटी में एक साथ रहते हैं ना ट्राइब्स, तो जिस पहाड़ी पे रह रहे हैं उस पहाड़ी का नाम उसी पे रख दिया गया। ठीक। तो असम में 2 पहाड़ियां कौन कौन सी? मिकिर और असम में 2 पहाड़ियां कौन कौन सी है? मिकिर और रेंगमा है। कौन कौन सी? पहली कौन सी? दूसरी कौन सी? पहली कौन सी? दूसरी कौन सी? पहली कौन सी और दूसरी? पहली दूसरी पहली दूसरी रेंगमा। पहली मिकिर और दूसरी, एक सेल्फी रुको मैं भी ले लेता हूं। सुनो, पहले सबसे पहले आप लोग गूगल खोलिए अपने फोन में। क्या कर लिया? सब लोगों ने उस पर 5 स्टार दे दिया है। 4 से 5 स्टार
गूगल पे सर्च करिए रेड जोन एजुकेशन हब मुखर्जी नगर दिल्ली। रेड जोन एजुकेशन हब लिखेंगे नहीं यार, खुद लिख लो, RED रेड ZONE जोन एजुकेशन हब मुखर्जी नगर दिल्ली। आया? अब उस पर जो है 4, 4.5, 5 स्टार रेटिंग दे दो और कुछ बढ़िया सा कमेंट लिख दो इंस्टीट्यूट के लिए। हाँ तो मिल जाएंगे। एक उस पर डालने के लिए फोटो अपलोड कर लेते हैं। चलो इधर देखो, सामने देखो, थोड़ा मुस्कुरा के, मुस्कुराइए। बस हो गया। सबने 4 स्टार, 4.5 स्टार, 5 स्टार दे दिया ना। सब 5 स्टार ही ना दे देना, लेकिन 4 से कम किसी को देना भी नहीं है।